तो आज का सेशन रहने वाला काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक का यूज करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है वीडियो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जेएसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद उत्पाद सिपाही, जेई, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। झारखंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो बिहार के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार सीजीएल के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सवाल तो बनते ही बनते हैं। चलिए, इसके पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं और 30 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ईंट पर नाच, आपको पता ही होगा, ये ट्रिक तो बहुत ही लोग जानते होंगे। तो उसका यूज करेंगे और कई सारे हम लोग चीजों का यूज करेंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बताना है ब्लैंक को फिल करना है। क्या बोला है? इज एन इंटरनेशनल स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। देखिए, जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके जो नाम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का नाम है, जैसे कॉपर का नाम है, ठीक है, ये तो पहले बहुत पुराना है। मगर जो नए नए एलिमेंट अब बनेंगे, उनका जो नाम है, उनका जो सिंबल है या यूनिट्स वगैरह, ये कौन देते हैं? तो ये देते हैं यूपेक, IUPAC, एक संस्था है जो इसका नामकरण वगैरह करती है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि यूपेक इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ऑप्शन ए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम। ये जो कॉपर वर्ड है, ये कहाँ से ली गई है? तो साइप्रस नाम की एक कंट्री है, यहां से कॉपर वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट सवाल हमारा, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, बहुत सारे आपको एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो दूसरी कंट्री के नाम से लिए गए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे आपके एलिमेंट हैं। जैसे हम लोग बात करें गोल्ड की, तो गोल्डन शब्द से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें तो गोल्ड को एयू लिखते हैं, ऑरम इसका वर्ड होता है, ठीक है। तो आप देखें कई सारे लैटिन और ग्रीक वर्ड का यूज करके यहाँ पे नामकरण वो भी होता है, ठीक है। तो मिला जुला के IUPAC नामकरण कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो एटम जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा खोजी गई थी। इन्होंने एक्चुअल में एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है। ये मॉडर्न की हम लोग बात करें तो मॉडर्न कंटेक्स्ट में बात करें, मॉडर्न केमिस्ट्री में, तो जॉन डाल्टन की नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिन्होंने ये दिया था, ठीक है। मगर हम लोग एंशियंट टाइम की बात करें, प्राचीन टाइम की भी बात करें, तो इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें, भारत की बात करें, तो महर्षि कनाद हुआ करते थे और उन्होंने प्रथम बार परमाणु शब्द का प्रयोग किया। मतलब जॉन डाल्टन से पहले भी इनके द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया था और उन्होंने कहा था यह पदार्थ की एक अंतिम अवस्था है जिसमें इसके आगे इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, अविभाज्य है। मतलब परमाणु शब्द को अविभाज्य, मतलब कि डिविजिबल नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था महर्षि कनाद ने, ठीक है। तो कनाद आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेगा, जॉन डाल्टन टिक करिएगा। यदि कनाद आपको ऑप्शन में मिल जाए तो कनाद टिक कर सकते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में कनाद होगा। लेकिन आप यदि दूसरे वर्ड की बात करें तो वो कनाद को नहीं मानते, ठीक है। तो इस तरह की चीज है। हम लोग बात करें तो जॉन डाल्टन के पहले भी, कनाद के पहले, मतलब कनाद के बाद भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वो जॉन डाल्टन ने दी थी, इसलिए जॉन डाल्टन का नाम ही लिया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। देखिए, ईंट पर नाच, इससे आप याद रख सकते हैं, ईंट पर नाच, इससे कैसे याद रखेंगे आप? तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। किसने? टफर थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। याद हो गया, इलेक्ट्रॉन थॉमसन। प मतलब प्रोटॉन और रॉ से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद नाच, न से हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूटन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन आपको ईट पर नाच से ही याद हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, हमने देखा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉमसन, तो जे थॉमसन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे पिक्चर उनकी देख पा रहे हैं, जे थॉमसन की। अगला सवाल है यहाँ पे प्रोटॉन। तो ईट पर, फॉर, रॉ पर। तो रॉ फॉर रदरफोर्ड, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका ये जनक है प्रोटॉन के, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है, ये हमें पता है। और आगे हम लोग बात करें तो अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड है, इन्होंने, ठीक है भाई, प्रोटॉन की खोज की। मगर ये खोज हुई कैसे? तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि बम्बार्डमेंट वगैरह करवाई थी। हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उससे सवाल हमने लिया है तो डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगला सवाल लेते हैं हम लोग। कैनल रे वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो कनाल जो रे है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? तो गोल्ड स्टीन के द्वारा ये डिस्कवर की गई थी। देखिए, हम लोग यदि पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज जो है इनके बारे में गोल्ड स्टीन ने पहले ही बता दिया था। जैसे हमने ईंट पर नाच देखा ना, ईंट पर नाच,
तो प्रोटॉन के लिए हमने देखा कि रदरफोर्ड ने खोजा था, मगर रदरफोर्ड के पहले ही ये जो गोल्डस्टीन भाई थे, इन्होंने पहले ही पॉजिटिव टर्म का जो है यूज कर दिया था कि हाँ एक पॉजिटिव चार्ज होती है, मगर उन्होंने इसका नाम प्रोटॉन वगैरह दिया नहीं था। और उनमें उसमें मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब कि ये नहीं किया था, ठीक है, डिस्कवरी नहीं किया था। उन्होंने एक कैनल रे का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो कैनल रे जो है उन्होंने खोजा था, ठीक है। तो कई बार आपको बुक में पढ़ेंगे कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कर दी थी। एक्चुअली में प्रोटॉन का जनक आप जब बोलिएगा तो रदरफोर्ड बोलिएगा, न कि गोल्डस्टीन, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज की जरूर खोज की थी, मगर उन्होंने प्रोटॉन इसका नाम दिया नहीं था, ठीक है, समझ के बाद। तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है कि 1886 में डिस्कवर किया गया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, ठीक है, इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनल रेज। दिस रेज वेरी पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। समझ में आया बात? चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, न्यूटन वॉज, ठीक है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो वही ईट पर नाच, नॉच और नाच, ठीक है, नाच नॉ फॉर न्यूटन और चौ फॉर जेम्स चैडविक, तो चैडविक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, तो ये हमारे जेम्स चैडविक भाई साहब है। नेक्स्ट सवाल हमारा, हु प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। जैसे क्रिसमस का केक होता है ना, तो उस तरह से एक मॉडल बनाया था, किसने बनाया था? तो थॉमसन भाई ने बनाया था, ठीक है, जे जे थॉमसन ने बनाया था। और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बनाया था, मगर ये गलत साबित हुआ आगे, ठीक है। किसने गलत किया वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जे जे थॉमसन ने कहा कि ये जो प्रोटॉन का कंसेप्ट है, उन्होंने कहा कि ये जो स्फेयर है, मतलब कि क्या होता है कि स्फेरिकल क्लाउड के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होती है। मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई देखिए प्रोटॉन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये पूरा जो है प्रोटॉन का स्फेयर बना होता है, जिसमें क्या होता है कि गुथा हुआ रहता है क्या, ये नेगेटिवली चार्ज जो है वो, जैसे बादाम होता है ना कि केक के ऊपर जो बादाम वगैरह होता है, या उसमें जो किशमिश वगैरह होता है, वो जो किशमिश या बादाम है वो नेगेटिवली चार्ज है। जबकि पूरा जो केक है, पूरा जो स्फेयर है, मतलब कि पूरा जो मैदा वाला चीज है, वो क्या चीज का है? वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें गुथा हुआ है नेगेटिव चार्ज। ये किसने कहा था? जे जे थॉमसन ने कहा था, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुई। गलत इसलिए साबित हुई क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन उन्होंने किया नहीं था, ठीक है। जो आगे हम लोग बात करें, और ये बिल्कुल गलत भी साबित हुई, सही साबित हुई। चलिए तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। अगला सवाल है, अ, तो थॉमसन जी ने क्या कहा था देख लीजिए। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, ठीक है, जो हमने बताया वही हमने यहाँ पे लिखा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, who was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the discovery of electrons। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हमें पता है कि ईंट पर नाच, टफ और थॉमसन ने, तो थॉमसन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद अल्फा स्कैट जो पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ईंट पर प्रोटॉन के लिए खोजा गया था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप? देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, मैंने वहां उसका डायग्राम भी बनाया, मैं डायग्राम के साथ दिखा दूंगा, ठीक है, नीचे में सवाल उसका ले लूंगा फिर से। तो अल्फा पार्टिकल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यही एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे पूछा है कि अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये हीलियम के समान होता है, हीलियम, ठीक है। तो हीलियम की हम लोग बात करें तो इसकी एटॉमिक नंबर 2 होती है, मास नंबर होती है 4, आपको पता है हीलियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जब हीलियम की 2 होगी, हाइड्रोजन हीलियम पता है हमें, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 2, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होती है, जो परमाणु संख्या होती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को ही, प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और मास नंबर की हम लोग बात करें, द्रव्यमान संख्या की हम लोग बात करें, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए, वही द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन 2 है और मास नंबर हम लोग देख रहे हैं कि हीलियम की 4 होती है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन बेस पे 2 होता है, तो 2 + 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे कंसेप्ट आता है अल्फा पार्टिकल। बेसिकली हम लोग बोले तो ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसके मतलब इसमें क्या चीजें हुई थी? देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। इसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, अल्फा पार्टिकल यहाँ से लिया और उन्होंने एक गोल्ड का फॉयल रख दिया, ठीक है, सोना का पत्थर उन्होंने रख दिया और उसमें बम्बारमेंट कराया, मतलब बम्बारी करवाई उन्होंने। और उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्शन के साथ इधर उधर निकल जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो पास कर जा रहा है,
कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ज्यादातर जो है वो मतलब कि पास कर जा रहा है, मतलब गया आराम से जाके पास कर गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें गार्ड वगैरह नहीं था, ठीक है। उन्होंने ये पाया। और कुछ कुछ पार्टिकल उन्होंने देखा कि वो भाई मतलब इधर उधर डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब रास्ता छोड़ दे रहा है, रास्ता से भटक जा रहा है, ठीक है। और रास्ता से जैसे भटकेगा उसका एग्जाम में होगा नहीं क्रैक, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो कुछ जो है यहाँ पे टर्न बैक हो जा रहा है, मतलब वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये टर्न बैक जो हो रहा है वो सेंटर से जो जा रही है वो टर्न बैक हो रही है, वो उन्होंने देखा। तो अल्फा पार्टिकल जो कि प्लस चार्ज होता है, तो टर्न बैक होने का मतलब हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जर रिपेल इच अदर। ऑपोजिट यदि चार्ज होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो सेम चार्ज होगा तो वो क्या होता है, मतलब रिपेल करता है, मतलब कि उसमें आकर्षित होता नहीं है, ठीक है। और जो अपोजिट चार्ज होगा, ये प्लस है या माइनस हो, तो वो आकर्षित होता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे कंसेप्ट लगता है कि भाई जब अल्फा पार्टिकल ये प्लस है, तो डेफिनेटली जब मतलब कि रिपेल बैक हो जा रहा है, इसका मतलब जरूर वो प्लस ही होगा, तभी तो रिपेल हो रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस है और ये जा रहा है उसको, वो मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा, उसमें अंदर जा ही नहीं रहा, वो रिपेल बैक हो जा रहा है। इसका मतलब कि ऑपोजिट चार्ज जरूर है, मतलब अंदर में जो चार्ज है सेंटर में वो प्लस चार्ज है। तो सेंटर में प्लस चार्ज है, ये पता किसने लगाया था, ये लगाया था हमारा जो अभी अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये लगाया था, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोटॉन के लिए लगाई गई थी, और उन्होंने कहा कि ये भाई प्रोटॉन होगी अंदर में, ठीक है। और ये कौन है भाई, तो ईट पर नाच मतलब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, और उन्होंने निकाला कि भाई कुछ जो पार्टिकल है वो वापस आ रहे हैं, और बीच में सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस टर्म भी जो है वो रदरफोर्ड ने दी। और पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये भी उन्होंने कहा, ठीक है। और पूरा जो मास है, पूरा जो मास है वो एटम का, ठीक है, एक एलिमेंट का, वो पूरा सेंटर में ही होता है, ये भी बातें उन्होंने कही। वो इसलिए ऐसी बातें कही क्योंकि देखिए अगल बगल से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, मैक्सिमम जो है वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है या तो पार हो जा रहा है। डिफ्लेक्ट हो रहा है कुछ, और कुछ पार हो रहा है, ज्यादातर तो पार हो जा रहा है। इसका मतलब है कि पार हो जा रहा है आर पार, इसका मतलब कुछ बाहर में इधर कुछ नहीं है तभी तो पार हो रहा है। इसका मतलब मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, वो सेंटर में है, क्योंकि सेंटर में जो जा रही है वो वापस आ रही है, वो पार नहीं हो पा रही। इसका मतलब पूरा जो मास होता है एक एटम का, वो सेंटर के अंदर होता है। समझ गए बात। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला यहाँ से। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स में मात्र एक पार्टिकल जो है वो रिबाउंड हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब कि पूरा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस में। समझ गए बात। और वो कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली रिपेल हो रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, मैंने बताया अभी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। तो 2n² सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सेल में होता है, जैसे KLMN सेल के बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था, नील्स बोर ने। तो बोर्स की एक मॉडल है जो अभी चलती है सबसे लेटेस्ट, मतलब कि यह सही मॉडल है नील्स बोर, ठीक है। तो थॉमसन जो भाई साहब हैं उन्होंने केक वाला मॉडल दिया था जो कि गलत हो गया, और नील्स बोर ने आगे एक थ्योरी दी जिसे नील्स बोर्स मॉडल कहते हैं। और उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है, वो इस तरह से केक के तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहता। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन में चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में होता है नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये जो है निल्स बोर ने कहा था। और एक फिक्स ऑर्बिट में ये घूमेगा, एक सेल में ये घूमेगा, ठीक है। तो उन्होंने नंबर ऑफ सेल इसमें बताया था। और यदि ये फिक्स नहीं घूमता तो फिर इसकी एनर्जी लेवल में दिक्कत आ जाती, और ये आपस में या तो कोलाइड कर जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक फिक्स सेल में नहीं घूमता, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमते। मान लीजिए जहां तहां ये अलग अलग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो जैसे तैसे घूम रहे होते, तो जैसे तैसे आसपास में यदि घूमेगा कोई, तो क्या होगा, उसमें कॉलिजन होगा, टकराएगा, और उससे एनर्जी का लॉस होगा। और फाइनली वो एनर्जी, वो जो एटम है वो एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। तो यही बातें जो है वो किसने कही थी, निल्स बोर भाई साहब ने कही थी। और उन्होंने इसके लिए सेल बनाया था, और KLMN। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई के में कितना रहेगा, के सेल में कितना रहेगा। तो भाई बोलो, उन्होंने बोला कि 2n² का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो k इक्वल टू 1 लगा दीजिए, n इक्वल टू के लिए। और यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा।
अब उन्होंने कहा कि भाई चलिए ठीक है, दूसरा सेल में कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए और 2 n स्क्वायर कर दीजिए, तो n का वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो ये आप निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 जा 4, तो 8 हो जाएगा। अब n इक्वल टू यदि 3 होगा, मतलब m में कितना होगा, तो n के लिए इक्वल टू 3 कर दीजिए और 2n स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स 2 18 हो जाएगा, तो 2 8 18 32। इस तरह से जो है उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ गए बात। तो 2 8 18 32 इस तरह से यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को याद रखिएगा। तो ये नील्स भाई साहब ने कही, तो सही आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो परमाणु संख्या का मतलब ये होता है प्रोटॉन की संख्या। अब मास नंबर की हम लोग बात करें, देखिए परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो जब हम लोग कैल्शियम लिखेंगे तो कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर होता है 40। तो कैल्शियम को हम लोग ऐसे लिखते हैं 20 40। इससे आप समझ जाइएगा कि ये मास नंबर को डिनोट करता है और ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये एक्स का मतलब कोई यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल हो गया, जैसे सी ए, समझ गए बात। अब यहाँ पे जो मास नंबर है, मतलब ये जो 40 आया कैसे है, तो मास नंबर का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बहुत सिंपल सा है। क्योंकि रदरफोर्ड भाई साहब ने ये कह दिया था कि जो मास होता है वो सेंटर में न्यूक्लियस में पूरा का पूरा रहता है, और न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए, मास निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। तो प्रोटॉन हो गया 20 और न्यूट्रॉन आपका इसमें जितना हो जाएगा। तो कई बार न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है, तो उस पर आगे हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी तो क्या होगा, ठीक है। मगर प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। मतलब जैसे हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होगी, तो प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 1 होगी। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, न्यूट्रॉन होती है गैस में, न्यूट्रॉन इक्वल टू 0, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होती, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, मास नंबर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है हमारा, मास नंबर इज द, तो हमें पता है कि सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हीलियम एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 4u। तो u से हम लोग दिखाते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU या u। अब लेटेस्ट में u ही हम लोग लिखते हैं, मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यदि हीलियम की बात करें, ठीक है, तो हीलियम की एटॉमिक नंबर होती है 2 और इसकी मास नंबर होती है 4। तो 4 हम लोग u लिखते हैं, एटॉमिक मास में हम लोग इसको लिखते हैं u, 4u, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट, helium atom has an atomic mass of 4u and 2 protons in its liquid in its nucleus। न्यूक्लियस में क्या क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इसकी एटॉमिक मास जो है, मतलब एटॉमिक मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फिर से देख लीजिए, एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ए की जो वैल्यू है डिनोट क्या करते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको लिखे ना और ए दे दे। तो एटॉमिक मास को हमारा यहाँ कितना दिया है, 4u दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 4u हो जाएगा और z इक्वल टू क्या दिया है, 2 प्रोटॉन्स दिया है, मतलब 2 इक्वल टू z हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या बोला, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर, मतलब ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 2 प्लस n इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2, मतलब 2 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समझ गए बात। नेक्स्ट सवाल हमारा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड। देखिए एक एटम है और सेम एलिमेंट का है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है। अब सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम ही ना होगा, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, एक ही एलिमेंट है। तो एटॉमिक नंबर यदि सेम है और मास नंबर अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं समस्थानिक आइसोटोप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 हो गया। और जो हाइड्रोजन वाला होता है उसका भी समस्थानिक हम लोग लेते हैं, तो कार्बन 14 हम लोग इससे समझते हैं पहले, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कार्बन की बात करें तो यह होती है 6। अब क्या होता है, देखिए ये जो कार्बन 12 है, हम देख पा रहे हैं कि कार्बन 12 के एटॉमिक नंबर भी 6 है, कार्बन 13 की भी 6 है, क्योंकि ये तो सब कार्बन ही है, और कार्बन 14 की भी एटॉमिक नंबर सेम है, 6 ही है। मगर इसका मास नंबर आप देखिए तो 12 13 और 14 हो जा रहा है, तो इसी को कहते हैं आइसोटोप, समझ गए बात। अब ये क्यों हो रहा है यदि आपसे पूछे, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास होती है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होती है, एटॉमिक मास होती है।
अब यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में अलग अलग है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। इसका मतलब यदि आपसे पूछे कि कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, और हमें एटॉमिक मास पता है 12, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि n इक्वल टू 12 माइनस 6, मतलब 6 हो जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या C12 में। यदि आपसे C13 में पूछा जाए तो C13 में निकाल दीजिए 6 प्लस, सॉरी, हाँ, एटॉमिक नंबर 6 प्लस n इक्वल टू 13 मास नंबर, तो यहाँ से न्यूट्रॉन हो जाएगा 13 माइनस 6 मतलब 7। तो 6, 7 और 8, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6, इसमें कार्बन 13 में 7 और 14 में 8 होगी। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये कन्वेंशनल टाइप के सवाल पे नहीं जाएगा कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, वही आइसोटोप होता है, सिर्फ इस तरह से नहीं जाइए। इसमें आप जो न्यूट्रॉन का कंसेप्ट लगाया हमने, उसको भी दिमाग में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखिए मास नंबर सेम है, ठीक है, हमने उल्टा पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे बोल रहा कि मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट का मतलब है दो अलग अलग एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्गन हो गया और कैल्शियम हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का होता है 20। आर्गन का मास नंबर होता है 40 और कैल्शियम का भी 40। तो दोनों का मास नंबर 40 है मगर एटॉमिक नंबर कितना है, 18 और 20। तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, ठीक है। समझ गए बात? तो वही मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार, समभारिक, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आर्गन कैल्शियम इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आइसोटॉप ऑफ कार्बन, तो कार्बन 12, 13, 14 ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा, हमने बताया अभी। उसके बाद आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ये पूछता है, तो प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, इसको बोलते हैं H1 हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3। इसमें भी सेम कंसेप्ट आएगा कि इसमें हाइड्रोजन 1 है, मतलब एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। तो आपको ये बताना कि हाइड्रोजन 2 में, ठीक है, हमने अभी बताया था कि हाइड्रोजन 1 में न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 होता है, हमने बताया ना कि हाइड्रोजन में 0 होता है, तो हाइड्रोजन 1 में 0 होता है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। इसलिए जब आप इसका टोटल एटॉमिक मास निकालेंगे प्रोटियम का, तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 1 होती है मगर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसलिए ये हो जाएगी 1। तो हाइड्रोजन हो गई 1। मगर ड्यूटियम की हम लोग बात करें, हाइड्रोजन 2 की बात करें, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है एक न्यूट्रॉन होती है और एक प्रोटॉन होती है, मतलब एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, वो मास नंबर होती है, तो एक इक्वल टू आप निकालेंगे तो 1 प्लस 1 हो गया, मतलब 2। उसके बाद यदि आप ट्रिटियम निकालेंगे तो ट्रिटियम का होता है H3, मतलब कि इसमें एक हो जाएगी प्रोटॉन प्लस 2 हो जाएगी न्यूट्रॉन, तो H1 1 प्लस 2, मतलब कि हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एटॉमिक नंबर सेम मगर मास नंबर अलग अलग। समझ गए बात? तो इस तरह से ये होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण ये होती है। सेम कंसेप्ट, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि सभी ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। नेक्स्ट सवाल हमारा, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज। तो आइसोटोप यूरेनियम का यूज क्या होता है, तो ये होता है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, हमें पता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो चीज होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हम लोग फ्यूजन का यूज करते हैं ना कि फ्यूजन का, हम लोग इसका यूज करते हैं क्योंकि ये कंट्रोल्ड चेंज रिएक्शन होती है, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मगर फ्यूजन से एनर्जी काफी ज्यादा निकलती है और स्वच्छ निकलती है। फ्यूजन में स्वच्छ निकलेगी मगर उसका यूज करना आसान नहीं है, वो एक मतलब कि कंट्रोल रिएक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर जो सूरज में हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, ये फ्यूजन के थ्रू होता है। फ्यूजन जिसे हम कहते हैं संलयन हिंदी में। तो सूरज में संलयन होता है। संलयन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि एक छोटा जो एटम है, बहुत सारा छोटा एटम मिलके एक बड़ा एटम बनाता है, ठीक है। मगर फ्यूजन क्या होता है, एक बड़ा एटम जो है वो ब्रेक होकर छोटा छोटा एटम में बदल जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा एटम में बदल देते हैं और ये चेन रिएक्शन हम लोग करते हैं इसमें। और इसमें एक रिएक्टर का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब एक मशीन का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। और इसमें एक रॉड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन रॉड, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कार्बन रॉड का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, इसका यूज हम लोग करते हैं कि मतलब कि चेन रिएक्शन हो सके, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो एक्सेस जो होगा इसमें रेज वगैरह निकलता है, वो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि चेन रिएक्शन हो जाए। नहीं तो एक्सेस यदि मतलब कि उसमें जो पार्टिकल निकलेंगे वो यदि रह जाए तो मतलब कंट्रोल रिएक्शन नहीं होगा, फिर तोड़ते हुए चलेगा। एक ने इतना तोड़ देगा कि तोड़ते तोड़ते मतलब कि भयानक हो जाएगा, एटम बम बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ये चीज होती है।
तो उसके बाद जो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन, तो घेंगा का जो इलाज होता है जिसे हम कहते हैं गोइट्रे, ठीक है, तो गोइट्रे का जो होता है वो जो है इसमें यूज हम लोग करते हैं, घेंगा जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, तो आयोडीन का ही यूज इसमें किया जाता है, तो सिंपल ये तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है, तो घेंगा इसको बोलते हैं हम लोग, गंधमाला भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल हमारा, एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार इज, सब भारी का एग्जाम्पल क्या होगा, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और आर्गन, जो हमने बताया था कि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होती है 20 और आर्गन की होती है 18, और कैल्शियम की मास नंबर होती है 40 और इसकी आर्गन की भी होती है 40, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। हो सकता है ये इतना लंबा ना लिखे, ये सिर्फ लिख दे 0.22 इंटू 10⁻23, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है कि वन मोल में जितने परमाणु की संख्या होती है, आयन की संख्या होती है, उसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, एक मोल का मतलब समझते हैं आप, एक मोल का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग किसका लें, ऑक्सीजन का लेते हैं या किसी और का भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑक्सीजन का यदि लें तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की होती है 8, ठीक है, और नाइट्रोजन की होती है 7, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल यदि ले तो नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर होता है 14, ठीक है, तो मास नंबर जितना होगा उसमें होता है 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल यदि हम लोग सोडियम की बात करें तो इसका मतलब आप समझे कि 14 ग्राम या 14 यून की बात हो रही है, 14 एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है, तो उतना इक्वल टू होता है 1 मोल, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें दूसरे, जैसे कैल्शियम की होती है 40, तो 40 का मतलब ये हो गया कि कैल्शियम 40 ग्राम में या 40 एएमयू में कैल्शियम का 1 मोल होगा, तो जो भी उसका मास नंबर होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करा है, तो चलिए करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे सवाल हमने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का 2 मोल है मान लीजिए, तो उसमें कितना जो है पार्टिकल्स होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मोल में कितना होता है, एक मोल में हमने कहा कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो 2 मोल में कितना होगा, तो एक मोल में इतना है तो 2 मोल में 2 से इंटू कर देंगे, तो दोनों को इंटू कर दीजिए, कितना आएगा, 2 2 4, 0 0, 2 6 12, तो 12.0244 इंटू 10⁻23 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, वैलेंसी ऑफ हीलियम इज, तो हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो हीलियम की वैलेंसी होती है 0, ठीक है, तो हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, तो इनर्ट गैस की आप देखेंगे वैलेंसी हो जाएगी 0, समझ के बाद, तो हाइड्रोजन जो होती है और हीलियम होती है, तो हीलियम की कोई भी, जैसे हाइड्रोजन की हम लोग हीलियम की बात करें तो 2 होती है एटॉमिक नंबर, तो 2 में ही ये संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, तो वैलेंसी किसी का कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग सिंपल मेथड से यदि हम लोग जाए तो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो इसकी 8 होती है, तो 2n स्क्वायर से निकालिएगा तो पहला में 2 आएगा, बचा कितना, दूसरा में 6, ठीक है, तो ये 6 है, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब 8 पूरा करना है, तो कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसको चाहिए 2, तो 2 जब चाहिए इसे तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। उसके बाद ये तो नॉन मेटल की बात हो गई, मेटल में क्या होता है, तो नॉन मेटल क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, मगर जब मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम की एटॉमिक नंबर होती है 11, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 और 1, तो ये 1 जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 को यदि छोड़ देता है तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा, मतलब वो स्थायी हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितना भी होता है ना, वो क्या होता है जानते हैं, वो होता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक लोग स्थायी मतलब स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, प्रत्येक लोग जो भी जॉब अभी एग्जाम ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर जॉब निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वैसे ही ये लोग भी जो है, ये जो केमिकल में, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है, कि भाई हम स्थिर हो जाएंगे, एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे, ठीक है, उसके लिए केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो पहले से स्टेबल होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टन, ये सब जितने भी होते हैं जिसको इनेट गैस कहते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, क्योंकि या तो उनका ऑक्टेट पूरा होगा, या तो अंतिम जो सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 8 होंगे, जिनका ये नहीं है वो रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे हम कहते हैं डोनर, तो जितने भी मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वो डोनर होता है, ठीक है, जितने भी धातु होते हैं
वो डोनर होता है, मतलब देने वाला होता है, दानी होता है। और जो नन मेटल होता है वो भिखारी होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है, वो लेने वाला सिर्फ काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन वगैरह जितने भी गैस आप देखेंगे वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे नन मेटल, मतलब वो लेने का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक दिखाया, एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 2 5 7। अब यहाँ पे देखिए अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 हो जाएगी वैलेंसी। ठीक है, समझ गए बात। तो सोडियम का हमने देखा कि एक ये मतलब कि इसको रिलीज करना पड़ेगा, इसके इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। समझ गए बात। और 4 से ज्यादा ना ले सकता है ना दे सकता है। यदि आपको 4 से ज्यादा वाली सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन में वहां पे देने लेने की बात नहीं होगी, वहां पे शेयरिंग की बात हो जाती है। ठीक है, तो वैसे कंपाउंड वहां पे बनते हैं, उसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।